हमारा जो प्यारा सा टॉपिक है वो है प्रेरित्र। अच्छा, सबसे पहला तो इसका नाम प्रेरित्र क्यों? क्योंकि ये प्रेरित होता है, यानी कि इसको प्रेरित किया जाता है। कहाँ से करेंगे? देखो बेटा, कभी सोचा आपने कि ये प्रेरित होता है ना, ऐसा होता है कि नहीं? ये बेटा कुछ भी नहीं होता है। एक चालक तार को जब आप सीधा खींचोगे ना, तो बेटा ये क्या होता है? ये एक लंबा चालक ही है ना? अब इसको खींच के इसको लपेट दिया। अब इसमें क्या प्रेरित हो रहा है बेटा? इसमें क्या प्रेरित हो रहा है बेटा? आवेश प्रेरित हो रहे हैं और उससे क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड, है ना? बताता हूँ कैसे। बेटा इसके अंदर जब मैं धारा डालूंगा ना, तो क्या होगा बेटा? इसके चारों तरफ क्या बनेगा बेटा? एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र। दरअसल ये चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित हो रहा है ना? किससे? इस धारा से। तो बेटा यहीं से इसका नाम क्या रखा गया? प्रेरित्र। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना बेटा, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी कि इसमें क्या स्टोर होता है, धारा स्टोर होती है, हाफ एल आई स्टोर क्यों स्टोर होता है। देखो बेटा, इसके अंदर पता है ऊर्जा स्टोर क्या होती है? ई बराबर हाफ एल आई स्टोर। देखो आराम से, ई बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। बेटा जब इसमें धारा होगी ना, तब इसमें चुंबकीय क्षेत्र आएगा। देखो जब धारा होगी ना, तब चुंबकीय क्षेत्र आएगा। बस इसलिए होता है। चलिए एक एक करके आराम से इस चैप्टर को नस्ता नाबूद कर देते हैं। आ जाओ, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रेरित्र, है ना? प्रेरित्र। चलो इंडक्टर। चलो बेटा, सबसे पहले आपसे बेटा पूछा जाता है इस प्रेरित्र का अन्य नाम क्या है? तो आप बोलेंगे इसे इसे क्या बोला जाता है? इसे चौक कहा जाता है बेटा। इसे चौक भी कहा जाता है। दरअसल बेटा आपके अध्ययन में जब आएगा ना कि चौक, बेटा चौक कुछ नहीं है, ये प्रेरित्र है ना? बहुत सही। और बेटा जब इसका नाम चौक होगा ना, तब इसका एक अन्य नाम और होगा। वो क्या होगा? बेलास्ट। आओ बेटा जानते हैं। जब चौक का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, तब इसे तब इसे बेटा क्या कहा जाता है? बेलास्ट। बेलास्ट भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से बेटा पढ़ते रहो, आपको सारी की सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, जब किसी पुर्जे में, यानी कि जब किसी चालक में बेटा क्या होता है? प्रेरकत्व प्रेरित होता है, तो ये चौक कहलाता है। बेटा क्या होता है? इस चौक की परिभाषा क्या है? एक ऐसा चालक एक ऐसा चालक एक ऐसा चालक जिसमें जिसमें बेटा क्या उत्पन्न होगा? अब प्रेरक है तो प्रेरकत्व होगा। जिसमें प्रेरकत्व उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे चौक कहा जाता है। चौक कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो बेटा इसका प्रयोग, प्रेरित्र का प्रयोग कहाँ होता है? सब होता है, जैसे कि घरों में। घरों में कहाँ होता है? ट्यूबलाइट्स के अंदर देखा है आपने, ठीक है, ट्यूबलाइट्स में। और कहाँ होता है बेटा? उद्योगों में। और कहाँ होता है बेटा? रेडियो संचार में। रेडियो संचार में। और तमाम ऐसी जगहों पर होता है, रेडियो संचार में इत्यादि, यानी कि बहुत जगहों पर होता है ईटीसी। ठीक है, ईटीसी का मतलब और भी जगह होती है। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ? सबसे पहले तो बेटा इसको किसने खोजा? इस प्रेरित्र के प्रभाव को किसने खोजा? तो बेटा इस खोज को किसने की थी? हेनरी ने। आओ जानते हैं बेटा, ये सब आप पढ़ चुके हो। प्रेरित्र के प्रभाव की खोज, प्रेरित्र के प्रभाव की खोज बेटा किसने की? हेनरी ने की। किसने की? हेनरी ने की। और बेटा इसीलिए इसीलिए इसीलिए
इसीलिए प्रेरकत्व की इकाई क्या दी जाती है बेटा? प्रेरकत्व की इकाई क्या दी जाती है बेटा? इकाई हेनरी दी जाती है। हेनरी होती है, होती है। आपको पता है बेटा, जब मैं पहला चैप्टर पढ़ा था, इसलिए बोला जाता है बेटा हर चीज को चैप्टर वाइज पढ़ो, है ना? जब पहला चैप्टर पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि फैराडे ने एक प्रयोग किया था, और फैराडे का एक शिष्य था जिसका नाम था हेनरी। उसने बोला था कि सर, जब आप एक टर्न लगाते हो तो ज्यादा मैग्नेट होता है, और ज्यादा टर्न लगाते हो तो और ज्यादा मैग्नेट होता है। बेटा वो कौन था? वो मेरा हेनरी ही था। और उसने ये बताया था कि जितनी ज्यादा लपेटें होगी उतना ज्यादा चुंबकत्व होगा। तो बेटा हेनरी का एक स्टेटमेंट था, क्या था? जितनी ज्यादा जितनी ज्यादा फेरों की संख्या होती है, उतनी ही उतनी ही उतनी ही बेटा क्या होता है? एक मिनट। होती है उतनी ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र आता है। चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, पैदा होता है। यानी कि अगर एक टर्न होगा तो थोड़ा होगा मैग्नेटिज्म, और ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा। अब देखो बेटा, प्रेरक का प्रतीक क्या होता है? तो देखो, प्रेरक को किससे दर्शाया जाता है? तो बेटा सबसे पहले प्रेरक को या प्रेरित्र को, है ना बेटा? तो प्रेरक को बेटा किससे दर्शाया जाता है? एल से दर्शाया जाता है। ठीक है बेटा। अब बेटा इसका प्रतीक क्या होता है? तो इसका प्रतीकात्मक रूप क्या होता है? ये देखो बेटा, इसका प्रतीकात्मक रूप प्रतीकात्मक रूप क्या होता है बेटा? इस तरह से। ये आपका एक प्रेरक, ये देखो, ये बन गया। होता है, ठीक है? होता है। बिल्कुल बेसिक से है, और हर चीज को पढ़ाई जाएगी जिस जो जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आखिर ये प्रेरक होते कितने प्रकार के हैं? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। प्रेरक और चौक के प्रकार। लिखो बेटा अगला। प्रेरक या चौक के प्रकार। तो बेटा ये मूलतः कितने होते हैं? तो आप सभी को पता है बेटा, मूलतः ये कितने होते हैं? मूलतः ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन-कौन से होते हैं? पहला, दूसरा और तीसरा। सर नाम तो बताओ। बिल्कुल बता रहा हूँ बेटा, 2 मिनट बता रहा हूँ। पहला होता है वायु कोर। बेटा ये किसके आधार पर होता है? तो ये कोर के आधार पर नाम दिए जाते हैं। कोर के आधार पर वर्गीकरण होता है ना। अब आप कहोगे सर ये कोर क्या होता है? बेटा कोर वो होती है जहां पर ये कोयले लपेटी जाती है ना? तो लिखो बेटा, कोर क्या होता है? वाइंडिंग करने का भाग। वाइंडिंग जिस पर होती है ना, जिस पर होती है उसे क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। ठीक है बेटा? चलिए, तो अगर वायु, अगर ये वाइंडिंग होगी वायु के ऊपर होगी तो बेटा वायु कोर कहलाएगी, फेराइट के ऊपर होगी तो फेराइट कहलाएगी, है ना? आओ बेटा जानते हैं। तो पहला है बेटा वायु कोर युक्त। पहला जो है मेरा क्या है? वायु कोर प्रेरित्र। अब देखो बेटा, इसमें कोई भी तरह का कोई मटेरियल नहीं होगा। कौन होगा? वायु होगी। ठीक है? दूसरा, दूसरा क्या होगा बेटा? देखो, दूसरा आपने एक नाम सुना होगा, फेराइट बेटा होगा। देखो, दूसरा है फेराइट युक्त, फेराइट प्रेरित्र। अभी बताते हैं बेटा क्या होता है, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बताइए, जल्दी से बताइए। क्या होता है? लोह कोर। लोह कोर प्रेरित्र। ठीक है बेटा? चलिए, अभी तक हमने पढ़ा कि प्रेरित्र क्या होता है? प्रेरित करने वाला। किसको प्रेरित करता है? मैग्नेट को। और बेटा इसको दिखाते किससे हैं? एल से। इसकी इकाई क्या होती है? हेनरी। बेटा इसे खोजा किसने था? इसे हेनरी नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। और अंत में देखा बेटा, ये कोर कितने प्रकार के होते हैं, या फिर प्रेरित जो होगा वो कितने प्रकार का होता है? तो बेटा वो कोर के आधार पर, जिस पर वाइंडिंग लपेटी जाती है ना, वो होता है कोर। तो बेटा 3 होते हैं, एक वायु कोर, एक फेराइट और एक लोह कोर। ठीक है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है? चलिए दोस्तों, तो पहला पार्ट देखते हैं हम, वायु कोर क्या होता है, फिर देखेंगे फेराइट क्या होता है, फिर देखेंगे लोह कोर क्या होता है। ठीक है? पहला है वायु कोर युक्त। पहला है वायु कोर युक्त। तो देखो, ये वायु कोर युक्त।
तो बेटा इसमें क्या होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो इसमें कोर के रूप में क्या यूज की जाती है साथियों, वायु। तो बेटा लिखो, जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, जैसा कि जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, नाम से ज्ञात होता है, इसमें कोर इसमें कोर के रूप में क्या होता है बेटा, कोर के रूप में क्या लिया जाता है, वायु ली जाती है। ठीक है, कोर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, वायु। अक्सर अपन ने देखे कोई लपेटी भी हो जाती है बेटा, वो क्या होते हैं, यही इंडक्टर होते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत सही। अच्छा, तो क्वेश्चन आता है वायु क्यों होती है बेटा, क्योंकि वायु का ब्रेकडाउन बहुत उच्च होता है। बेटा वायु क्या होती है, कभी भी सैचुरेटेड नहीं होती है। देखो वायु के लिए बीएच कर्व कैसा होता है, लिखो बेटा, वायु के लिए आपको पूछा जाता है बेटा बीएच कर्व, आपको पढ़ाएंगे अभी बीएच कर्व, मैग्नेट पे पढ़ाऊंगा बेटा। बी और एच क्या होता है, बी और एच के मध्य संबंध बेटा कैसा होता है, बीएच वक्र कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। कैसा होता है, इस प्रकार से। तो ये क्या है बेटा, ये आपका है बी और ये क्या है एच, एक सीधी रेखा होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है वायु का बेटा क्या होता है, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन यानी कि वायु का भंजन, यानी कि वायु के बिखरने की प्रवृत्ति, वायु का ब्रेकडाउन बहुत अधिक होता है ना, बहुत अधिक होता है। तो आप बताओ, वायु का ब्रेकडाउन अधिक होगा तो इसको अधिक आवृत्ति पे यूज करोगे कि नहीं, करेंगे, अधिक होता है, बस यही कारण होता है, अधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक पॉइंट को नोट करना, क्योंकि हर क्वेश्चन में हर पॉइंट पे आंसर बनता है। अब बताओ, जिसका ब्रेकडाउन बहुत अधिक होगा तो बताओ इसका प्रयोग कहाँ होगा, तो इसका प्रयोग होगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में होता है, परिपथों में होता है। ठीक है, ये लीजिए बेटा आपके लिए सबसे अच्छा। अब आप जान गए हैं कि वायु क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वायु की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ अच्छी होती है। कितनी होती है, 30 केवी प्रति सेंटीमीटर, और वो क्या होती है, 21.2 केवी प्रति सेंटीमीटर। तो लिख देता हूं बेटा, ये स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो ध्यान रखना बेटा कितना होता है, 30 केवी प्रति सेंटीमीटर। और बेटा ये पूछा जाता है ये कौन सा मान है, तो ये मैक्सिमम मान है। ठीक है, और बेटा एक अधिकतम मान भी होता है, वो कितना होता है, 21.2 केवी प्रति सेंटीमीटर। बेटा ये क्या है, आरएमएस मान है ना। कभी कभी बेटा ये क्या करता है, इधर सेंटीमीटर नहीं देके एमएम देगा, तो बेटा एमएम होगा ना, तो यहाँ 3 केवी प्रति एमएम लिखना। ठीक है, ये सारे ध्यान रखना बेटा। अगर यहाँ पर बेटा फिर से एमएम कहे ना, तो बेटा इसको अपने हिसाब से चेंज कर देना। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट कर देना। करके बताऊं, चलो कर देना। अगर एमएम में कहे तो 2.12 केवी प्रति एमएम। ठीक है बेटा, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखो। ठीक है, अगली और इंपॉर्टेंट आती है मेरे पास फेराइट कोर। आप अक्सर नाम सुनते हैं ना फेराइट कोर, चलो जानते हैं। दूसरा फेराइट कोर, फेराइट कोर प्रेरक क्या होता है। ठीक है, आप अक्सर सुनते हैं बेटा उच्च प्रतिरोध वाला, है ना, वही है ये बेटा फेराइट कोर। देखो इस प्रकार के कोर में, कोर के रूप में बेटा क्या है, लोहा या कार्बन यूज किया जाता है। अच्छा सर, वो तो हमें भी पता है, तो बेटा लिखो, इस प्रकार के प्रेरक में कोर के रूप में, इस प्रकार के प्रेरक में, कोर के रूप में, कोर के रूप में बेटा क्या यूज किया जाता है, लोह कार्बन चूर्ण यूज किया जाता है। लोहे और कार्बन का चूर्ण प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। सिर्फ लोहा नहीं होता बेटा, क्या होता है, लोहे और कार्बन का चूर्ण होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसका विशेषता क्या होती है बेटा, तो आपको पता है बेटा इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता होती है इसका उच्च प्रतिरोध। तो बेटा इसका प्रतिरोध
इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, अधिक होता है। अगर प्रतिरोध अधिक होगा तो बताओ करंट कैसी होगी? ज़ीरो। और मैग्नेटिज्म क्या होता है? बहुत ज़्यादा। तो लिखो बेटा, इसका मतलब क्या है? अगर इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा तो बेटा इसमें जो जी है यानी कि कंडक्टेंस क्या होगा? उतना ही कम। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होगा बेटा? मैग्नेट ही होगा, यानी कि मैग्नेट ही होगा, मैग्नेटिज़्म होगा, है ना? मैग्नेटिज़्म कैसा होगा बेटा? ज़्यादा होगा। ठीक है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ठीक है? ये सारे पॉइंट्स बेटा बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है? इसीलिए बेटा फेराइट यूज़ की जाती है क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है और प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा कंडक्टेंस उतना कम होगा, यानी कि चालन उतना कम होगा और इसका मैग्नेटिज़्म ज़्यादा होगा। ठीक है? समझ गए? समझ गए बेटा? अच्छा, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो बेटा इच उच्च आवृत्ति पर रेडियो रिसीवर में इसका प्रयोग होता है। इसीलिए इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसीलिए इसका प्रयोग उच्च आवृत्ति वाले उच्च आवृत्ति वाले किस में होता है बेटा? रेडियो रिसीवर में होता है। रेडियो रिसीवर में होता है। रेडियो रिसीवर ट्रांसमीटर में होता है। ट्रांसमीटर यानी कि जो सिग्नल को भेजते हैं ना बेटा, वो ट्रांसमीटर में होता है, में होता है क्योंकि सिग्नल को भेजने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैग्नेट चाहिए और मैग्नेट ज्यादा कब मिलेगी? जब उसमें क्या होगा? हानियां कम होगी, यानी कि मतलब कंडक्शन कम होगा। और कंडक्शन कम किसी में होता है? जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा और वो एकमात्र हमारी कौन है? फेराइड कोर है। ठीक है बेटा? समझ गए? समझ गए? ठीक है। लेकिन बेटा इसमें क्या होता है? इसे कुछ सीमा तक ही परिवर्तित किया जाता है क्योंकि आपको पता है इसके अंदर चालन नहीं है, इसलिए यानी कि कंडक्शन की प्रॉपर्टी कम है ना, तो बेटा इसको सिर्फ कुछ सीमा तक ही तो पूछा जा सकता है बेटा कम परास तक किसे यूज किया जाता है? इसे ही यूज किया जा सकता है। ठीक है? हाँ, तो बेटा इसकी परास सीमा या ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसकी इसकी संचालन सीमा को संचालन सीमा को ज्यादा परिवर्तित नहीं किया जाता है। परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आप में से कोई बता सकता है क्यों नहीं किया जा सकता है? हाँ बोलो। मैं बताता हूँ बेटा। आपको पता है ये क्या कर रहा है? प्रेरित तो कर रहा है, तो बेटा प्रेरित करने के लिए क्या चाहिए? धारा चाहिए, है ना? और बेटा इसके अंदर धारा तो बहुत कम है। अगर धारा कम है, प्रतिरोध ज्यादा है, तो बेटा इसके मान को ज्यादा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है? और तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण है, वो है बेटा लोह युक्त कोर। तो आओ बेटा, तीसरा क्या है? लोह युक्त कोर। इतना डिटेल से बेटा बहुत कम ही जगह पे होता है। लोह युक्त लोह युक्त कोर, है ना? लोह युक्त कोर कौन सी है? आओ जानते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इस प्रकार में बेटा इसमें लोहा क्यों लिखा? क्योंकि फेराइट में सर क्या था? कार्बन के साथ लोहा मिक्स था और यहाँ पर क्या है? केवल क्या है? नर्म लोहा। तो लिखो बेटा इस प्रकार की कोर में, और इस प्रकार की कोर आप हर जगह देखते ही हो मोटर्स में वगैरह में, तो इस प्रकार की कोर कहाँ होती है बेटा? कोर किससे बनी होती है? कोर नर्म लोहे से बनी होती है। नर्म लोहे से नर्म लोहे से बनी होती है। इस प्रकार की कोर किससे होती है बेटा? नर्म लोहे से बनी होती है। अब नर्म लोहे से क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ रखा है, क्योंकि ये क्या है? नर्म लोहा है। तो बेटा नर्म लोहे का बीएच कर्व कैसा होता है? बीएच कर्व अभी बताता हूँ बेटा। नर्म लोहे का बीएच कर्व जो होता है ना बेटा, बीएच वक्र, जिसको आता है वो ठीक, और नहीं आता है तो मैग्नेट वाले चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊंगा जब आप देखना। ठीक है? बीएच वक्र तो बेटा कैसा होता है? बिल्कुल पतला होता है, इस तरह से। कैसा होता है बेटा? सकरा होता है या पतला होता है। अब सकरा होने का मतलब क्या है बेटा? इसे किस में यूज कर सकते हैं? विद्युत चुंबक में। अतः इसे अतः इसका अतः इसका बेटा क्या है? चुंबकत्व बढ़ाया जा सकता है। चुंबकत्व बढ़ाया जा सकता है। चुंबकत्व बढ़ाया
जा सकता है। कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब सुनो बेटा, सबसे पहले क्या थी? वायु कोर। कोर सैचुरेट नहीं होती थी, लेकिन बेटा उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता था। उसके बाद आया फेराइट। फेराइट में क्या है? उसको उच्च आवृत्ति पर तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटा उसके अंदर करंट नहीं था, है ना? और ये तीसरा क्या है बेटा? लौह कोर। ये क्या है? नर्म लोहे का है, तो बेटा इसका मैग्नेटाइज़ेशन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। इसीलिए आगे जितनी भी हम मशीनें बनाएँगे ना, तो बेटा इसी कोर का यूज़ करेंगे, नर्म लोहे का, है ना? और यही क्या कहलाता है? विद्युत चुंबक का जन्म का कारण, है ना? तो बेटा यही चुंबकत्व बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए इसीलिए सभी इसलिए लगभग सभी लगभग सभी मशीनों में मशीनों में चुंबक की मात्रा बढ़ाने और घटाने के लिए चुंबक की मात्रा में बड़े स्तर पर परिवर्तन के लिए बड़े स्तर पर स्तर पर परिवर्तन के लिए परिवर्तन के लिए क्या यूज में लेते हैं बेटा? के लिए हम क्या लेते हैं? लोह युक्त कोर यूज में लेते हैं। लोह युक्त कोर लेते हैं, लोह युक्त काम में लेते हैं। यानी कि जहां ज्यादा मात्रा में मुझे अच्छे से वेरिएशन हो सकता है बेटा, वहां लोह कोर यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए? समझ गए। और बेटा अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में होता है, सोडियम वेपर लैंप में होता है, और इन सब में होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो आप सभी को पता है इसका प्रयोग कहाँ होगा? मशीनों में। आगे जब इल्यूमिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो बेटा कहाँ होगा? फ्लोरोसेंट ट्यूब में। और बेटा कहाँ होगा? सारे के सारे लैंप्स वगैरह के अंदर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां तक आप क्या जान चुके हैं? आप प्रेरक के बारे में जान चुके हैं, प्रेरक की खोज किसने की थी। अब आप जानेंगे बेटा प्रेरक से संबंधित सारी परिभाषा। ये प्रेरकत्व क्या होता है, प्रेरक के प्रतिघात क्या होता है, इनके बारे में। ठीक है, तो एक एक कर कर अपन इसके प्रेरक संबंधित सारी परिभाषाओं को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्रेरक संबंधित शब्दावलियां। प्रेरक संबंधित क्या बेटा? महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शब्दावलियां, मतलब ऐसी कौन कौन सी शब्दावलियां हैं बेटा, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आओ। तो पहला इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रेरकत्व क्या होता है? तो पहली शब्दावली क्या है? प्रेरकत्व। प्रेरकत्व, आ जाओ बेटा। ठीक है, चलिए। परिपथ का वह गुण जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है बेटा, वो प्रेरक नहीं, प्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है, तो लिखो, परिपथ का वह गुण, परिपथ का कौन सा परिपथ? विद्युत परिपथ। परिपथ का वह गुण जो धारा परिवर्तन का धारा परिवर्तन का क्या करता है बेटा? विरोध। ये अक्सर पूछा जाता है बेटा, विरोध करता है। क्योंकि आजकल सारे क्वेश्चन बेसिक से होते हैं बेटा। परिपथ का वह गुण जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है, वह क्या कहलाता है बेटा? प्रेरकत्व कहलाता है। प्रेरकत्व कहलाता है, यानी कि प्रेरकत्व क्या है? एक गुण है, किसका? प्रेरक का। क्या करेगा? धारा परिवर्तन का विरोध करेगा। ठीक है बेटा। अब इसका कोई प्रतीक है? बिल्कुल है सर। इसका प्रतीक इसका प्रतीक तो बेटा इसका प्रतीक क्या होता है? एल, है ना? ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है? एल। और बेटा इसका संकेत क्या है? इसका संकेत क्या होता है बेटा? ये होता है ना? कुंडली। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, इसकी इकाई। तो बेटा इसकी इकाई क्या है? इसके खोजकर्ता के नाम पे रखी गई थी, इनका नाम था हेनरी। तो इसकी इकाई क्या है बेटा? इसकी इकाई क्या है? वो है हेनरी। किसके नाम पर रखी गई? खोजकर्ता के नाम पर। खोजकर्ता के नाम पर रखी गई। नाम पर रखी
गई। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छे। इनकी इकाई इनके नाम पर रखी गई। ठीक है, तो इसके वैज्ञानिक भी कौन थे? वैज्ञानिक हेनरी थे। आगे का जो इम्पोर्टेंट है बेटा, अब है इसका गुण, वो है स्वप्रेरकत्व, है ना? चलिए पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है बेटा स्वप्रेरकत्व। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट है पी, स्व प्रेरकत्व। क्या होता है स्व प्रेरकत्व? अच्छा, जब किसी भी प्रेरक में धारा प्रवाह करोगे तो बेटा एक तो या तो खुद में प्रेरक कर सकता है या दूसरे में। भाई आप हो या तो खुद के जीवन में प्रकाश कर सकते हो या दूसरे की। जब खुद के जीवन में प्रकाश करोगे, खुद में मैग्नेट लाओगे तो बेटा क्या कहलाएगा? स्व प्रेरकत्व। अब जब दूसरे के जीवन में प्रकाश लाओगे तो बेटा क्या कहलाएगा? म्यूचुअल, है ना? बस यही होता है। आ जाओ, बहुत आसान है। तो पहला क्या है बेटा? स्व प्रेरकत्व, है ना? अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? जैसा कि स्व यानी कि खुद का, स्व और प्रेरकत्व, है ना बेटा? नाम से देखो बेटा, स्व यानी खुद का और प्रेरकत्व यानी कि धारा परिवर्तन का गुण। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, नाम से ज्ञात होता है प्रेरक का वह गुण, प्रेरक का वह गुण जो जो स्वयं से, स्वयं में प्रवाहित, बेटा एक क्वेश्चन पूछा है प्रवाहित धारा या वोल्टेज, तो प्रवाहित धारा है ना? प्रवाहित धारा का विरोध करता है, विरोध करता है, वो क्या कहलाएगा? वह स्वप्रेरकत्व कहलाता है। इसलिए बेटा ये छोटी छोटी डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए। स्वप्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बेटा, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वयं में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। अब मुझे बताओ, क्या ये केवल एसी में होता है, ये डीसी में भी हो सकता है? तो बेटा ये केवल एसी में होता है, डीसी में फैराडे का नियम काम नहीं करता है। इसलिए हम नहीं कहते ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में एसी दोगे तो चलेगी, डीसी दोगे तो शॉर्ट हो जाएगी। इसलिए बेटा आओ, यह यह केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए लागू होता है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए लागू होता है, दिष्ट धारा के लिए नहीं। यानी कि दिष्ट धारा जो आपने पढ़ी है ना, वो दिष्ट धारा के लिए क्या बेटा? लागू नहीं होता, नहीं होता है। बेटा इसका कारण क्या है? ये दिष्ट धारा के लिए लागू क्यों नहीं होता है? सोच के बताओ बेटा। हाँ, क्योंकि दिष्ट धारा में फैराडे का नियम सत्य नहीं होता। क्योंकि फैराडे और हेनरी तो साथ साथ ही चलते हैं, आपको पता ही है, आपने पढ़ रखा है ना बेसिक। इसलिए क्योंकि दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए, क्योंकि प्रेरक तो आखिर चुंबकीय करना है ना। हाँ, क्योंकि दिष्ट धारा के लिए फैराडे का नियम लागू नहीं होता, लागू नहीं होता। और आपका फेवरेट क्वेश्चन होता है, इसीलिए इसीलिए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को, प्राथमिक कुंडली को क्या नहीं देते बेटा? को डीसी सप्लाई यानी कि डिस्ट धारा नहीं देते, नहीं देते। ये कारण है बेटा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखो बेटा, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। अब बेटा ये स्वप्रेरकत्व के कारण कुंडली में क्या है? स्वप्रेरण का गुण होता है बेटा। इसका नियम क्या है? ये लेंज के नियम पर आधारित होता है। आ जाओ बेटा, यह किस नियम पर? तो बेटा इसके कारण जो कुंडली में विद्युत वाहक बल होता है वो लेंज के नियमानुसार होता है। तो लिखो बेटा, स्व प्रेरकत्व के कारण बेटा क्या उत्पन्न होता है? एक विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विरोधी विद्युत वाहक बल आता है। क्यों? क्योंकि धारा आई है तो वोल्टेज आएगा, है ना? विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक
विरोधी विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ उत्पन्न होता है किसमें? कुंडली में होता है। अब बताओ किस नियम से होगा? क्योंकि विरोध करेगा तो बेटा किस नियम से? यह लेंज के नियमानुसार होता है। यह लेंज के नियम के लेंज के नियम के अनुसार होता है। के अनुसार होता है। ठीक है, इसका मान कोई जानता है? चलो मैं बता देता हूँ बेटा, क्या होता है? E बराबर माइनस एल डी फाइव बाई डी टी। तो बेटा ये क्या होता है? ये ईएमएफ जो होता है ना, ईएमएफ, बेटा उसका मान कितना होता है? इसका मान होता है साथियों E बराबर माइनस एल डी कौन? आई बाई डी टी। बेटा यही तो कहते हैं कि प्रवाहित धारा परिवर्तन का विरोध। बेटा यही कर रहा है, देखो धारा परिवर्तन का प्रति सेकंड विरोध कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है? एक 0 सेकंड के अंदर कितना हो जाएगा? अनंत। इसलिए इसको कहते हैं बेटा विरोध। और ये जो माइनस का निशान है ना बेटा, ये माइनस का निशान क्या है बेटा? यही बताता है क्या? ये बताता है बेटा लेंज का नियम। ये जो विरोध हुआ है वो क्या होता है बेटा? हमेशा विपरीत दिशा में होता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें बेटा जब आप जानोगे तो आपको मशीनें आराम से समझ आएगी। ठीक है बेटा? हाँ, और बेटा इसी विरोधी ईएमएफ को क्या कहते हैं? बैक ईएमएफ। इसी विरोधी ईएमएफ को, ई एम एफ को क्या कहते हैं बेटा? को क्या कहते हैं बेटा? बैक ईएमएफ कहा जाता है। सुना है मोटर में बैक ईएमएफ? बिल्कुल बेटा वही है, बैक ई एम एफ कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, बस बेटा इसलिए सारी चीजें आपको आसान लगने लगेगी। अब बेटा यहाँ पर इस सूत्र के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है चीजें, देखो बेटा। जहां ये जो बेटा डी बाई डी टी है ना, डी बाई डी टी, बेटा ये क्या कहलाता है? ये धारा परिवर्तन कहलाता है। और आपको पूछेगा इस धारा परिवर्तन की इकाई क्या है? तो बेटा इस धारा परिवर्तन की देखो, आई मतलब धारा, एम्पियर, और ये सेकंड, तो बेटा इसकी क्या है इकाई? एम्पियर प्रति सेकेंड। और बेटा एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए एल। एल बेटा, एल की इकाई क्या है? एल क्या है बेटा? एक प्रेरक है, और प्रेरक तत्व की इकाई क्या होती है? हेनरी। बेटा दरअसल इंडक्टर ही है जो धारा परिवर्तन का विरोध कर रहा है। ठीक है, समझ गए? और बेटा इसी ही इसको प्रेरकत्व कह दो, या फिर ये टॉपिक है उस हिसाब से क्या लिख दो? स्व प्रेरकत्व। स्व प्रेरकत्व है ना। और बेटा क्या है इसकी इकाई? हेनरी। हेनरी, ठीक। ये लो बेटा, आपको सारी चीजें समझ में आ गई। बेटा इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि मैंने, या तो आप खुद के जीवन में प्रकाश लाओगे या दूसरे की। तो बेटा जैसे ये स्व प्रेरकत्व था, तो दूसरा क्या है? अन्योन्य प्रेरकत्व। दूसरा क्या है बेटा? अन्योन्य प्रेरकत्व, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस। कितने नंबर था ये? बी। ये लो बेटा सी। अन्योन्य, वही अन्योन्य बेटा जो ट्रांसफार्मर का नियम है ना, वो अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य अन्योन्य प्रेरकत्व, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या है बेटा इसका नाम? म्यूचुअल इंडक्टेंस। यही म्यूचुअल है ना बेटा जो ट्रांसफार्मर का जो है ना लॉ, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, चलिए अच्छा, बहुत अच्छे। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, इसका प्रतीक क्या होता है? तो इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक, यानी कि इसको देख के मैं समझूंगा कैसे? तो बेटा इसका प्रतीक क्या होता है? कैपिटल एम होता है। कैपिटल एम होता है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो बेटा हर चीज लिखो। ठीक है, अब लिखो बेटा, समान कोर वाली दो कुंडली में अगर एक में धारा प्रवाह करेंगे और दूसरे में क्या हो बेटा? धारा परिवर्तन के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, तो बेटा उसे क्या कहा जाता है? परस्पर या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है बेटा, लिखो बेटा, इसे इसे परस्पर प्रेरकत्व भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। अभी बताता हूं बेटा कैसे। अब देखो बेटा, हुआ क्या? ये मान लो एक ट्रांसफार्मर है ना, ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर की क्या है? कोर है। ठीक है, अच्छा,
जब मेरा क्या हुआ बेटा, मैंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग की हुई है, ये लो बेटा, ठीक? और एक वाइंडिंग बेटा ट्रांसफार्मर में यहाँ पर है, ये लो, ठीक है? अब हुआ क्या बेटा, यहाँ पर मान लो कोई लोड लगा हुआ है, अभी ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, सिर्फ लिखा है ना, लोड, ठीक? अब देखना बेटा, यहाँ पर मैंने एक प्रत्यावर्ती दी, डीसी क्यों नहीं दी? क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा, है ना? और फैराडे का नियम काम नहीं करेगा। बेटा हुआ क्या? देखो यहाँ पर मैं चीज़ भूल गया, दिखा देता हूँ बेटा। अ, ये रहा बेटा ट्रांसफार्मर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा एक चीज़ लिख दो, एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल, और एक्सएल बराबर बेटा क्या होता है? 2 पाई एफ इनटू एल, और अगर डीसी के लिए देखोगे तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या आती है? 0, इसलिए एक्सएल 0 आ जाता है ना? ध्यान रखना बेटा। अब देखो बेटा, जब मैंने यहाँ से धारा दी, है ना? तो यहाँ से धारा गई और इस कुंडली में गई, यहाँ से इसमें गई, फिर यहाँ से इसमें गई, यहाँ से इसमें गई। हुआ क्या? बेटा धारा जाएगी तो ओरस्टेड क्या बोलता है? एक चालक में धारा गई तो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, आएगा। इसलिए बेटा लाइन से देखा करो चीज़ों को। ये देखो बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया, आ गया। अब ये क्या है बेटा? एक कोर है ना? एक कोर, यानी कि लोहे की कोर, तो बेटा यहाँ पर भी ये चुंबक जाएगा, ये फ्लक्स जाएगा, ये फ्लक्स गया, ये फ्लक्स गया, ये फ्लक्स गया, ये फ्लक्स गया, गया। अब देखो ये फ्लक्स जा रहा है, तो ये फ्लक्स हो गया बेटा, ये जो फ्लक्स होगा उसको क्या बोला जाता है? सेल्फ वाला, यानी कि खुद का। और बेटा यही फ्लक्स आगे जाके इस कुंडली को काट रहा है कि नहीं? तो बेटा इस कुंडली में काटने पर इसमें एक ईएमएफ आएगा, है ना? यानी कि एक होगा ये वाला बेटा फ्लक्स, और ये जो फ्लक्स होगा ना बेटा, इसको कहते हैं म्यूचुअल फ्लक्स, यानी कि फाई एम, ठीक है? और यही धारा के जनन का कारण होगा, ठीक है? तो यहां से मुझे क्या समझ में आया साथियों? यहां से मुझे ये आया कि समान कोर है। देखो कोर समान है कि नहीं? हाँ, कोर समान है ना? कोर कौन सी है? समान है। उसमें से जब एक में धारा दूंगा तो उसके कारण दूसरी के अंदर ईएमएफ हो रहा है बेटा, ये कहलाएगा म्यूचुअल, और यही ट्रांसफार्मर के अंदर यूज होता है। तो क्या होगा बेटा, जब किसी समान कोर वाली दो कुंडली, एक कुंडली और दूसरी कुंडली, और एक में क्या करेंगे? प्रत्यावर्ती धारा देंगे, तो बेटा अन्य में क्या होगा? एक प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होगा ना, उससे कहेंगे इंडक्शन, ठीक है? हाँ, तो लिखो बेटा, जब जब समान कोर, समझ में आया? समान कोर, ये समान कोर, जब समान कोर की कुंडलियों में, कुंडलियों में, ये पहली और ये दूसरे में किसी एक पर, एक पर क्या करेंगे बेटा? धारा देंगे, धारा देंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा? धारा देंगे तो दूसरी कुंडली में, दूसरी कुंडली में जिस गुण से, जिस गुण से क्या उत्पन्न होगा बेटा? विद्युत वाहक बल होगा ना, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, बल उत्पन्न होगा ना बेटा, उत्पन्न होगा, उस गुण को, उस विद्युत वाहक बल को नहीं, उस गुण को, उस गुण को क्या कहा जाता है बेटा? परस्पर, परस्पर या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाता है, प्रेरकत्व कहा जाता है। और ये कहाँ यूज करते हो? इसे हम कहाँ यूज करते हैं बेटा? इसे ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? ट्रांसफार्मर में। अच्छा, अब आपने अक्सर पूछा होगा कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक, बेटा अच्छे अच्छे टीचर कंफ्यूज रहते हैं बेटा, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक द्वितीयक जैसा कोई चीज नहीं होता। सुनो इधर आओ बेटा, जहां से आपने लोड लगाया वो होती है मेरी प्राथमिक, जहां आपने स्रोत लगाया वो होगी, जहां स्रोत लगा है वो प्राथमिक, और ये होगी लोड। बेटा इसमें केवल हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज होता है, प्राथमिक द्वितीयक नहीं होता। इसने क्या लिखा है? जब समान कोर की किसी भी एक कुंडली में मैं यहाँ करंट दूंगा तो यहाँ उत्पन्न हुआ, तो बेटा ये लोड हो जाएगा। यहाँ करंट दिया और यहाँ मेरी प्रेरित हुआ तो ये लोड हो जाएगा। समझ गए? इसलिए ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक जैसी चीज नहीं होती। तो लिखो बेटा, इसीलिए इंपॉर्टेंट बना ना, इसीलिए, इसीलिए क्या बेटा, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में बेटा पहले मशीन से पहले इन चीजों को क्लियर किया जाता है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक, प्राथमिक तथा द्वितीयक
प्राथमिक तथा द्वितीयक नहीं होता। प्राथमिक तथा द्वितीयक छोर नहीं होता। छोर नहीं होता, है ना? नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफार्म तो खुद ही म्यूचुअल पे काम कर रहा है और म्यूचुअल तो यही कह रहा है कि अगर इधर दोगे स्रोत तो उधर पैदा हो जाएगी, इधर दोगे तो इधर हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसलिए रटो मत, चीजों को समझो कि चीजें कहनी क्या चाह रही है। ठीक है, समझ गए? समझ गए? तो आज से आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकेंगे कि ट्रांसफार्मर प्राथमिक द्वितीयक होता है क्या? कि नहीं होता भैया, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इधर आप सप्लाई दोगे तो इधर लोड बन जाएगा, इधर लोड दोगे तो इधर हो जाएगा। यानी कि सप्लाई और लोड एंड होता है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होते। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अच्छा, इसका प्रतीक क्या होता है? एम होता है और इसकी इकाई क्या होती है? हेनरी होती है। तो बेटा इसकी इकाई, इसकी, चलो आगे लिख देता हूं बेटा, होती है। ओके, अब लिखो बेटा इसकी इकाई, इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई बेटा क्या होती है? हेनरी होती है। अब बेटा क्या होता है? अब ट्रांसफार्मर में क्या होता है बेटा? एक कपलिंग होती है। देखो, अब क्या आप देखते हो ट्रांसफार्मर में जो ये दी है वो यहां पर मिल जाएगी डायरेक्ट? नहीं बेटा, इसमें कुछ कपलिंग होती है। तो ये ट्रांसफार्मर में जो ये फ्लक्स आया ना बेटा, इस फ्लक्स का क्या होता है? कुछ कपल आता है यहाँ पर, यानी कि कुछ कपलिंग होती है, कुछ जुड़ाव होता है बेटा, उसको कहते हैं कपलिंग गुणांक। आ जाओ, तो देखो यहां से एक टर्म आता है बेटा, कपलिंग फैक्टर। कपलिंग, कपलिंग फैक्टर, है ना बेटा? ये कपलिंग फैक्टर क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं संयोग कारक। क्या कहते हैं? संयोग कारक, है ना? संयोग कारक। तो सबसे पहले ये संयोग कारक को दर्शाया किससे जाता है? तो लिखो बेटा, इसे इसे के से, के से दर्शाया, इसे के से दर्शाया जाता है। ठीक है बेटा, अब ये संयोग कारक होता क्या है साथियों, उसके बारे में बात करते हैं। देखो संयोग कारक होता क्या? देखो, वास्तव में, वास्तव में संयोग कारक वो मान है, संयोग कारक, संयोग कारक वह मान है जो, जो एक कुंडली से, एक कुंडली में धारा प्रवाह द्वारा, धारा प्रवाह द्वारा, द्वारा दूसरी कुंडली से, दूसरी कुंडली में, दूसरी कुंडली में, दूसरी कुंडली में क्या दर्शाता है बेटा? दूसरी कुंडली में फ्लक्स के, फ्लक्स के लीकेज नहीं, फ्लक्स के लिंकेज, यानी कि फ्लक्स के संबंध को बताता है, फ्लक्स के संबंध को बताता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैं बताता हूं बेटा। अब आपसे पूछेगा एम और के में क्या संबंध होता है ना? आ जाओ बेटा, एम और के में संबंध। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एम यानी कि क्या? म्यूचुअल, और बेटा के यानी कि कपलिंग फैक्टर में संबंध, में संबंध। बेटा इस संबंध को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो चीजें ध्यान रखना, एम और के में संबंध। आओ बेटा, इस संबंध को ध्यान रखना कि इसमें कुछ चीजें माननी पड़ेगी। माना जो आप भाई, ये ट्रांसफार्मर क्या है? यही तो पढ़ा आपने कि समान कोर होनी चाहिए और उसमें क्या होनी चाहिए बेटा? वाइंडिंग होनी चाहिए, है ना? ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्या मानोगे कि मान लो प्राथमिक जो स्रोत से जुड़ी हुई है वो प्राथमिक, जो लोड से जुड़ी हुई है वो क्या हो जाएगी? द्वितीयक, है ना? प्राथमिक द्वितीयक नहीं, लोड और स्रोत, है ना? तो यहां से आपको क्या मानना पड़ेगा कि माना स्रोत से, माना स्रोत से जुड़ी वाइंडिंग, जहां पे धारा दोगे है ना, वाइंडिंग में टर्न की संख्या कितनी है बेटा? टर्न की संख्या कितनी है वो आप मान लो L1 है ना? और दूसरा क्या मानोगे? लोड से, माना लोड से जुड़ी वाइंडिंग, वाइंडिंग में बेटा क्या है? टर्न संख्या कितनी है? टर्न संख्या कितनी मानोगे? L2। अब देखो बेटा, इनके मध्य संबंध निकाल देते हैं और बेटा इसके मध्य एक सूत्र होता है, मैं आपको याद कराऊंगा, अभी आपको याद हो जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ, अब देखो बेटा, ये दरअसल के क्या होता है? एक स्थिरांक होता है। तो बेटा यहां लिख दो,
दरअसल ये k क्या है? एक स्थिरांक है और कुछ नहीं। तो बेटा इसको याद कैसे करोगे? अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, m बराबर k है या k बराबर m। अभी देखो आपको याद करा देता हूँ। देखो बेटा सूत्र क्या है? m और k इसी फॉर्म में लिखो इसको। तो सूत्र क्या हो जाएगा? m बराबर क्या हो जाएगा? k और अंडर रूट में क्या हो जाएगा? L1 L2। बेटा कहीं-कहीं इसको ऐसा भी लिखा होता है कि k बराबर, अब m के नीचे भेज दो इसको वज्र गुणा में, तो m अंडर रूट में L1 L2, है ना? बस यही तो है आपका, यही तो है आपका। ठीक है, समझ गए? जहां L1 और L2 क्या है? स्वप्रेरकत्व है। ठीक है, समझ गए? अब बेटा यहां पर इंपॉर्टेंट लिखो, अधिकतम इंपॉर्टेंट क्या है भाई? एक से ज्यादा तो होगी नहीं, तो बेटा यहां क्या लिखोगे? अधिकतम, अधिकतम k का मान k बराबर 1 हो सकता है, हो सकता है भाई। ऐसा भी हो सकता है ना कि सारा के सारा लिंग हो गया, है ना? हो सकता है ना? अधिकतम कितना हो सकता है बेटा? k, है ना? तो चलिए बेटा, इस तरह से अपन ने कपलिंग फैक्टर के बारे में छोटी-छोटी चीजें जानी है ना। अगले लेक्चर में हम कपलिंग के बारे में कुछ छोटी चीजें और जानेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते-बढ़ते प्रेरक के प्रतिघात को समझेंगे। उसके बाद कनेक्शन को समझते हुए चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। वंदे मातरम।